नमस्कार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले बार कि हम जो जेम स्टोन हैं या रत्न हैं उसमें ज्योतिष में उपाय के तौर पर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हमने बहुत सारी चर्चा की थी कि जेम स्टोन हम कब पहन सकते हैं, प्लैनेट की क्या पोजीशन होनी चाहिए और किस प्लैनेट का कौन सा जेमस्टोन है, वो भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की। आज जो हम चर्चा का, जैसे हमने कहा भी था कि जेम्स के यूज के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में भरी हुई हैं और बहुत हमको डराया भी जाता है इसके बारे में जो है, और नए नए भ्रम हमारे मन में पैदा किए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, जिससे कि जेम से जुड़े हुए जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं या जो हमको बताया गया है उसको हम कुछ तरह से क्लैरिफाई कर पाए। सबसे पहले कहते हैं कि आप बहुत जगह जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि राशि स्टोन पहनिए, कि आपकी राशि क्या है और उसके हिसाब से आपको स्टोन दे दिया जाता है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राशि के हिसाब से हम स्टोन नहीं पहन सकते। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम स्टोन पहनते हैं, जो हम लोगों ने बात की थी हमेशा। जो भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में शुभ फलदायक है, सिर्फ हम उसी प्लैनेट का स्टोन पहन सकते हैं, ना कि आपकी जो राशि है उसका स्टोन हम पहनेंगे। दूसरा यह है कि एक बात आती है कि लेफ्ट हैंड में पहने या राइट हैंड में स्टोन पहने। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं उनको राइट हैंड में पहनना चाहिए स्टोन, और जो महिलाएं होती हैं उनको लेफ्ट हैंड में स्टोन पहनना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट और राइट का जो बताया जाता है, पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, वर्किंग नहीं होती थी, इसलिए उनको कहा जाता था कि लेफ्ट हैंड में पहनिए। आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों ही वर्किंग होते हैं, काम करते हैं, तो ज़्यादातर जो सलाह दी जाती है कि हमें स्टोन जो है उस हैंड में पहनना चाहिए जो हमारा वर्किंग हैंड हो। जो भी, अगर हम लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में स्टोन पहनना चाहिए, बट ज़्यादातर क्योंकि हम राइट हैंड से ही काम करते हैं, तो पुरुष हो महिलाएं हो कोई भी हो, उन सभी को राइट हैंड में ही पहनना चाहिए, अनलेस यू आर वर्किंग विद द लेफ्ट हैंड एक्चुअली। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज पुरुष हो महिला हो, जो भी आपका वर्किंग हैंड है उसी हैंड में आपको स्टोन पहनना चाहिए। एक बात ये होती है कि क्या हम स्टोन को उतार कर रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और बहुत से लोग पूछते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पहना जाता या कुछ अच्छा नहीं लगता बार बार लगातार स्टोन पहने हुए, तो क्या हम स्टोन को कुछ देर के लिए, या अपनी जो भी आपने रिंग है या लॉकेट है, कुछ देर के लिए हम उसको उतार कर रख सकते हैं। तो उसके बारे में भी बहुत एक क्लैरिटी है कि स्टोन हमें लगातार पहनना चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम 24 घंटे में 1 घंटे के लिए उसको उतार कर रख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा घंटे के लिए आप उतारते हैं उसको, तो आप मान कर चलिए कि आपको उसको दोबारा से जो शुद्ध करके पूजा पाठ करके उसको दोबारा से पहनना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे के लिए आप किसी भी जो आपका स्टोन है या लॉकेट है उसको उतार कर रख सकते हैं। और एक हमारे जो मन में एक भ्रम फैलाया जाता है कि अगर हमने कोई अंगूठी पहनी हुई है या लॉकेट पहना हुआ है और अगर हम किसी डेड बॉडी को टच कर लेते हैं, तो शायद वो स्टोन की पावर या जो रिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और बहुत बार कहा जाता है कि नहीं, आपने डेड बॉडी को टच कर लिया है, आप दूसरा रिंग बनवाइए। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कभी भी जो है डेड बॉडी को टच करने से हमारा जो स्टोन है वो उसकी पावर ख़त्म नहीं होती, स्टोन वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसलिए अगर हम बाई चांस कभी अगर डेड बॉडी को टच भी करना पड़ता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप उस स्टोन को पहनना कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ लोग हमको ये भी कहते हैं कि अगर आपने
स्टोन पहना हुआ है या जेम स्टोन का यूज़ कर रहे हैं आप एज ए रेमेडी, तो आपको जो तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो ये भी भ्रम जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमने स्टोन पहना हुआ है तो नॉर्मली तो हम कहते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं या रेमेडी करते हैं तो तामसिक खाना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके खाने की हैबिट में ही शामिल है नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते भी हैं या इवन शराब भी कभी अगर सेवन करते हैं, तो आपका जो स्टोन है वो कभी खराब नहीं होता, स्टोन वैसा का वैसा ही बना रहता है। और एक पॉइंट जो अक्सर जिसके बारे में चर्चा होती है कि अगर कोई स्टोन पहने हुए अगर आपका कोई ल्यूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स पड़ता है, उस पीरियड में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो भी कहते हैं कि स्टोन हमारा जो है वो खराब हो जाता है और उस स्टोन को हम दोबारा नहीं पहन सकते। ये भ्रम भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स हो, ल्यूनर एक्लिप्स हो, उनका कोई बुरा प्रभाव या हमारे जो स्टोन की इफेक्टिवनेस है वो कभी भी कम नहीं होती एक्चुअली में। और भी एक बात कही जाती है कि जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का जब हम लगातार यूज़ करते हैं और उसका जो रेडिएशन से हमारे जो स्टोन है वो खराब हो जाते हैं। ये भी एक बिल्कुल निराधार बात है, क्योंकि मोबाइल जो फ़ोन्स होते हैं उनकी रेडिएशन वगैरह से भी हमारे जो जैम्स की इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा जो बात कही जाती है कि कोई भी स्टोन जब हम पहनते हैं तो हम की इफ़ेक्टिवनेस विद द टाइम ख़त्म हो जाती है, या हमें 3-4 साल के बाद स्टोन को चेंज कर लेना चाहिए। और अक्सर ये भ्रम फैलाया जाता है कि आप 3-4 साल के बाद स्टोन को चेंज करिए क्योंकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। इसका भी कोई आधार नहीं है। ये भी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये कोई इसका सबूत नहीं मिलता कि टाइम के साथ साथ स्टोन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हो सकता है कि ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत ऐसा कहा जाता हो, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि स्टोन जो है वो टाइम के साथ जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए किसी भी स्टोन को आप जीवन भर अगर ज़रूरत है या जितने टाइम के लिए ज़रूरत है उसको आप पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने हमको सलाह दी स्टोन पहनने की, और हम क्या करते हैं कि घर में ऑलरेडी स्टोन है, हमारे किसी रिलेशन ने, हमारे किसी निकट संबंधी ने उसको ऑलरेडी पहना हुआ है और वो उसको नहीं पहन रहा। तो अक्सर यही होता है कि वो स्टोन हमारे यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, घर में अंगूठी है ऑलरेडी, तो हम उसको पहन लेते हैं। इस बारे में मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर स्टोन किसी ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो उस स्टोन को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल एक सही बात है कि हम किसी के द्वारा जो स्टोन ऑलरेडी यूज किया हुआ है उस स्टोन को हम नहीं पहन सकते, या हम पहनेंगे तो उसका हमारे ऊपर या तो प्रभाव नहीं होगा, या प्रभाव भी होगा तो हो सकता है कि विपरीत प्रभाव हो उसका जो है। तो इस तरह से ये भ्रम जो हैं हमारे, हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए। और बहुत बार कहा जाता है कि जब पहनने की बात होती है कि किस टाइम हम स्टोन को पहने, अक्सर कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में आप स्टोन को पहन लीजिए, और अक्सर हमारे मन में एक भ्रम फैला हुआ है कि शुक्ल पक्ष शायद बहुत अच्छा है और कृष्ण पक्ष जो है वो खराब है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस मामले में, और वो सभी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो एक माइंड सेट ऐसा बनाया हुआ है कि शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा है और कृष्ण पक्ष बहुत खराब है। जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, चंद्रमा का जो साइज है वो रोज़ बढ़ता है, कम होता है,
और चंद्रमा कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। चंद्रमा को कभी हम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहते हैं और कभी जो है नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि चंद्रमा कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है? तो अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ कि जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से कम होता है, उस पीरियड में चंद्रमा को अशुभ माना गया। और जब चंद्रमा का साइज आधे से ज़्यादा होता है, उस टाइम चंद्रमा को शुभ माना गया। और इसी को अगर मैं ल्यूनर कैलेंडर के टर्म्स में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया और बाकी समय में चंद्रमा को अशुभ माना गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है और आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है। आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है और आधा जो है वो कृष्ण पक्ष भी अच्छा है। तो इसीलिए ये जो भ्रम है, जो भ्रम हमारे मन में फैलाया हुआ है कि शुक्ल पक्ष अच्छा होता है, कृष्ण पक्ष खराब होता है, इस भ्रांति को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आधा जो है हमारा शुक्ल पक्ष भी खराब है और आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है। और अगर मोटे तौर पर मैं या लेमन लैंग्वेज में मैं यही कहूँगा कि आप चंद्रमा का साइज देख सकते हैं और जब भी चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज़्यादा होता है, उस टाइम चंद्रमा शुभ होता है और बाकी समय में चंद्रमा जो है वो अशुभ होता है। और इसके अलावा जो स्टोन पहनने की बात होती है, सबसे पहली बात यह है कि स्टोन हमारा बॉडी से टच होना चाहिए। दूसरा यह है कि ध्यान रखिए कि कुछ समय में जो स्टोन और हमारा नीचे का जो पोर्शन होता है जो बॉडी को टच करता है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, मैला हो जाता है, उसके ऊपर मैल जम जाता है। तो अगर मैल जम जाएगा वो, तो फिर स्टोन काम करना बंद कर देता है। तो समय समय पर आप अंगूठी को या लॉकेट को देख लीजिए कि उसका जो नीचे का पोर्शन है जो बॉडी को टच कर रहा है वो साफ है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप साफ करने की ज़रूरत है। और दूसरा यह है कि बाजार में बहुत सारे आजकल डुप्लीकेट स्टोन्स मिलते हैं, तो बेटर यही है कि आप किसी भी रिलायबल सोर्स से लीजिए। और उसको बहुत सारी हमारी टेस्टिंग लैब भी हैं, वहाँ से हम उनको टेस्ट भी करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि कभी कभी जो ज्वेलर्स होते हैं, जब अंगूठी वगैरह बनाते हैं या लॉकेट वगैरह बनाते हैं तो स्टोन डैमेज हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिए कि अंगूठी बनाने के बाद या लॉकेट बनाने के बाद कोई स्टोन डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर डैमेज हो जाता है स्टोन तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कई बार मल्टीपल स्टोन्स आपको पहने हुए लोग मिलेंगे और कई बार तो ऐसा होता है कि सभी उंगलियों में, सभी अंगूठों में बहुत सारे लोग जो है वो स्टोन पहने हुए होते हैं। और ये बहुत एक डेंजरस प्रपोजिशन है, बहुत डेंजरस सलाह दी जाती है कि अगर हम बहुत सारी उंगलियों में या बहुत सारे स्टोन हम पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा वो डेंजरस भी हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अशुभ भी हो सकता है। और जो भी आप स्टोन पहने तो आपको किसी भी विद्वान ज्योतिष की सलाह लेनी पड़ेगी। और हम बहुत सारे स्टोन नहीं पहन सकते, क्योंकि स्टोन का जो सिलेक्शन है ज्योतिष में बहुत मुश्किल होता है। आसानी से आप स्टोन को सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टोन हमारे लाइफ के एक एस्पेक्ट को ठीक करता है और वहीं दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट को खराब कर देता है। और इसके अलावा भी कुछ स्टोन्स होते हैं जो आपस में कंपेटेबल होते हैं और जो कुछ स्टोन्स होते हैं जो आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं। तो जैसे रूबी है, कोरल है मतलब मानिक है, मूंगा है, या येलो सफ़ायर है, पुखराज जिसको हम कहते हैं, ये कंपेटेबल है, इनके स्टोन आप इकट्ठा पहन सकते हैं। ऐसे ही जैसे ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, एमरल्ड है, पन्ना है, डायमंड है, हीरा है, ये भी आपस में कंपेटेबल होते हैं, इनके स्टोन भी हम धारण जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टोन हैं जो आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं, जैसे एमरल्ड और रूबी हो गया, हीरा या मानिक हो गया,
येलो सफ़ायर और डायमंड हो गया, पुखराज और हीरा हो गया, या मोती और ब्लू सफ़ायर या नीलम। तो कभी कभी ये जो स्टोन है ये आपस में कंपेटेबल नहीं होते हैं, तो जो कंपेटेबल नहीं होते हैं उनका स्टोन आप धारण नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की आपको जो जेम स्टोन हम पहनते हैं तो उनके बारे में जो भी हमारे मन में भ्रांतियां हैं तो उनको, जिससे कि एक समझ में आए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और इसके अलावा भी आपको अगर अभी भी कुछ मन में प्रश्न हो आपका, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी हमको लिख सकते हैं और हम उसकी जो आपका भ्रम होगा या जो डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न जो रेमेडीज के बारे में है, कुछ बातें और भी डिस्कस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं कि रेमेडी करने से शायद हमारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं हमारे जो प्लानट के हिसाब से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो रेमेडीज़ हैं वो कोई किसी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करती। रेमेडीज़ कैन नॉट चेंज आवर डेस्टिनी, रेमेडीज़ कैन नॉट चेंज आवर फॉर्चून। जो इवेंट होगी वो वैसी ही होगी जो होनी है, उसका इम्पैक्ट भी उतना ही होगा जितना होना है। लेकिन हमें दो चीज़ें फ़ायदा करती हैं रेमेडीज़। एक तो हमें इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि कोई भी लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम फेस कर पाएँ और हम आसानी से उसको फेस कर पाएँ। और दूसरा ये होता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती भी है तो कुछ ना कुछ हमें एक राहत मिलती है उससे। और जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होना है और है इंडिकेटेड कि सीरियस चोट लगेगी, तो एक्सीडेंट भी होगा, चोट भी लगेगी, उतनी ही चोट लगेगी जो उम्मीद थी। लेकिन फ़ायदा सिर्फ ये है कि अगर आप रेमेडीज करेंगे तो आपको टाइमली रेमेडी मिल जाती है, टाइमली जो है कुछ ना कुछ आपको समाधान मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अपने बारे में ही कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है और हम लोग बहुत दिनों से रेमेडीज कर रहे थे। काफ़ी हम लोगों ने अपने जो साथी थे उनकी सलाह से रेमेडी करना शुरू भी किया, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और उतनी ही गंभीर चोट लगी जिसकी की उम्मीद थी। लेकिन एक्सीडेंट ऐसी जगह पर हुआ जहां पर आपको इमीडिएट एक आपको मेडिकल हेल्प मिल गई। और वही एक बात होती है रेमेडी करने से कि कुछ ना कुछ इस तरह का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें कि या सोचें कि रेमेडी करने से हमारी प्रॉब्लम टल जाएगी, ऐसा कोई ज्योतिष में या किसी भी चीज़ में ऐसी चीज़ नहीं है। बट डेफिनेटली हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, हम कोई भी प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट है या जो उसका सीरियसनेस है उसको काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। नेचुरली अगर हमें टाइमली मेडिकल हेल्प मिल जाती है या और कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो उस समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो जाता है। ये रेमेडी का फ़ायदा है। इसके अलावा हम कई लोगों को देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजर मानते हैं या कुछ और भी लोग हैं, एक स्टैंडर्ड रेमेडी का यूज़ करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा एक चलन हो गया है, क्योंकि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है और जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने एक, क्योंकि उनको हॉरोस्कोप देखना नहीं आता, तो उन्होंने एक कुछ जो नियम है रेमेडीज़ के, क्या रेमेडीज़ होती हैं, तो उनको उन्होंने स्टैंडर्ड रेमेडीज़ मान लिया और जो भी कोई आता है उनके पास तो उनको वही रेमेडीज़ बता दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्योतिष में कोई भी स्टैंडर्ड रेमेडी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये रेमेडी है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हर व्यक्ति का हॉरोस्कोप अलग है, हर व्यक्ति की एक यूनिक चार्ट होता है, बर्थ चार्ट। हर व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है वो अलग है, प्रॉब्लम का कारण जो है वो अलग होता है और हर जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके इफेक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। तो अनलेस वी एग्जामिन द हॉरोस्कोप इन टोटलिटी,
और जब तक हम किसी अच्छे ज्योतिष से, विद्वान ज्योतिष से अपने हॉरोस्कोप को एग्जामिन नहीं कराते, तब तक आप देखेंगे कि हमें जो स्टैंडर्ड रेमेडीज़ का बारे में बताया जाता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर आदमी के लिए यूनिक रेमेडी होती है और वही हम जो कर भी सकते हैं, ना कि किसी एक चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड रेमेडी का हम इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अंत में जो यही कहा जाता है कि हमें राइट रेमेडीज राइट पर्पस और राइट टाइम पर करनी है। और राइट पर्पस मतलब कभी कभी जो हमारा पर्पस भी ठीक होना चाहिए। पर्पस अगर गलत होगा, उसके लिए अगर हम रेमेडी करेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। कि अगर मैं कहूँ कि मैं कोई भी व्यक्ति अगर मैं उसका मर्डर करता हूँ तो मैं ये रेमेडी कर लेता हूँ, पकड़ा नहीं जाऊँगा, या मैं चोरी करता हूँ और चोरी करूँगा, पकड़ा ना जाऊँ, इसके लिए रेमेडी करूँ। गलत काम के लिए कोई एस्ट्रोलॉजी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पर्पस राइट होना चाहिए और उसको हॉरोस्कोप को एग्जामिन करके प्रॉपरली हम राइट रेमेडीज़ की सलाह देते हैं और राइट टाइम पर जब उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर समय हम ज़रूरत होती है उपाय करने की, जब उपाय करने की ज़रूरत है तभी हमें उपाय करना चाहिए, ना कि किसी भी टाइम पर हम उपाय कर सकते हैं। तो राइट पर्पस, राइट रेमेडीज, राइट टाइम, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तभी जब भी हम जो है ज्योतिष में रेमेडीज की बात करते हैं। और इसके अलावा जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर ज्योतिष जो डिपेंडिंग ऑन कौन व्यक्ति उसके पास आया है तो अलग अलग रेमेडीज की सलाह दी जाती है। तो रेमेडीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस मून के लिए यही रेमेडी करनी है या मार्स के लिए यही रेमेडी करनी है। तो जैसे मान लीजिए कि मून का या चंद्रमा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चावल भी है, चांदी भी है। तो डिपेंडिंग ऑन देश पात्र काल कि कौन सा व्यक्ति है, कहाँ पर आप हैं, तो कोई भी रेमेडी आप बता सकते हैं। एक चावल का दान करना भी ठीक है, और इवन जो अगर कोई रिच व्यक्ति है तो उसके लिए हम चांदी का भी उपाय बता सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देश पात्र काल हम रेमेडीज को सुझा सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो प्लानिट की वस्तु है हम कॉस्टली कहीं करें, या जो कॉस्टली नहीं है उसका हम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि बहुत बार ये प्रश्न आता है और अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा तो नहीं करेगा रेमेडी, या हमारा जो भाई है वो रेमेडी नहीं करेगा, वो तो इसमें विश्वास ही नहीं करता, और क्या हम उसके बिहाफ पर रेमेडी कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब तक रेमेडी जो व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम है, जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ सिंपली वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस। हम रेमेडी किसी के बिहाफ पर जब ही कर सकते हैं जबकि वो व्यक्ति खुद जो है वो समर्थ ना हो रेमेडी करने में। मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत इन्फेंट है, तो नेचुरली हम कहेंगे कि वो रेमेडी नहीं कर पाएगा, तो नेचुरली उसके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति रेमेडी नहीं कर सकता, उसके किसी दूसरे व्यक्ति को ही करनी पड़ेगी। तो सिर्फ उन केसेस में जब जो व्यक्ति है असमर्थ है रेमेडी करने में, उसी केस में उसके बिहाफ पर दूसरा व्यक्ति रेमेडी कर सकता है। अदरवाइज जब तक हम रेमेडी खुद नहीं करेंगे उसका कोई भी फायदा नहीं है, और दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड द एफर्ट्स आल्सो। उसके बाद यह है कि जब तक आपको फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, या आप खुद फुली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तभी भी अगर आप रेमेडी करते हैं तो कहते हैं कि उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरा यह है कि जब आप रेमेडी करते हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट आल्सो। दृढ़ आपको बनना पड़ेगा रेमेडी करते समय, और पूरा आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और हमेशा
जब भी हम रेमेडी करते हैं वी हैव टू बी पेशेंट। एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं कि हम रेमेडी कर दिया, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। देखिए, रिजल्ट जब मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द थ्योरी ऑफ कर्मा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो जब तक जरूरी नहीं है कि आपको रेमेडी करने से इमीडिएट रिजल्ट्स मिले, हो सकता है उसमें टाइम भी लगे। तो यू हैव टू बी पेशेंस, यू टू कीप पेशेंस फॉर दैट एक्चुअली। दूसरा ये है कि मान लीजिए हम कोई रेमेडी करते हैं, मान लीजिए कोई दान करते हैं हम लोग, और आजकल क्या होता है कि दान करते हैं तो हम उसकी सीधी फोटो खिंचा कर अपने सोशल मीडिया में डाल देते हैं, और फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हम बहुत खुश होते हैं कि हमने इतना दान किया एंड लेट एवरीबॉडी शुड नो। और उसका भी कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, कि अगर आपको नाम कमाना है, इस तरह से दुनिया को दिखाना है, तो वो फल मिल गया आपको, आपने दिखा दिया दुनिया को। लेकिन जो उस रेमेडी का जो असली फल है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी हम रेमेडी करते हैं हमें कभी भी शोर मचाकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो गुप्त तरीके से रेमेडी करनी चाहिए, सो दैट नोबडी शुड नो आल्सो। और बहुत बार जब हम दान वगैरह की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हमारे रिलेशन भी कोई ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, तो क्या हम उनको दान कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके कोई रिलेटिव है तो उनकी हेल्प करना आपकी ड्यूटी है, आप उसको दान में शामिल नहीं कर सकते। तो कोई भी क्लोज रिलेटिव हो, उसको किया हुआ जो दान है वो कभी भी जो है वो आपको फल नहीं देता। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें हमेशा एक पेशेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, धैर्य हमारे अंदर होनी चाहिए, और जो भी हम उपाय करते हैं वी शुड डू विद द जॉय एंड द ग्रेटिट्यूड एक्चुअली। और इसमें कभी भी जो है हम या तो सुस्ती में, या कोई कहता है कि नहीं मैं कैसे करूं, हम बहुत परेशान होकर हम ये सब करते हैं, वो भी जो है बिल्कुल गलत है। उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये तो रेमेडीज़ की बात हुई, और ख़ास तौर से जैमस्टोन के द्वारा जो रेमेडीज़ होती हैं, और हम और भी जो रोचक विषय हैं उनके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आपका कोई भी अगर प्रश्न है रेमेडीज़ के बारे में, कोई आपको संदेह है, डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे को लिखेंगे। हम डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी एक प्रश्न है गुड़गांव से, दीपक जी ने प्रश्न किया है अपनी बच्ची के बारे में जो अभी जन्म हुआ है, जिसका रिसेंटली उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 सितंबर 22 है, और जो टाइम है वो रात का 10:39 है, और जो जगह है वो गुरुग्राम है। तो वो जानना चाहते हैं कि बच्ची का जन्म है, आप बताइए कि क्या उसका भविष्य है, प्लैनेट की पोजीशन कैसी है, उसका क्या नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो क्या मंगली है या नहीं है, कोई अच्छे योग हैं या नहीं हैं, तो वो सब उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हमने उनका हॉरोस्कोप बनाया बच्ची का जो है, और देखा कि जो लग्न है वो टॉरस है, 2 नंबर राशि है, और फर्स्ट हाउस में जो प्लेसमेंट है प्लैनेट मार्स का है, थर्ड हाउस में मून है, चंद्रमा का प्लेसमेंट है, फोर्थ हाउस में वीनस का प्लेसमेंट है, फिफ्थ हाउस में इनका जो प्लेसमेंट है सन और मरकरी का प्लेसमेंट है, सिक्स्थ हाउस में केतु प्लेसमेंट है, और नाइन्थ हाउस में जो भाग्य स्थान है वहाँ पर शनि का प्लेसमेंट है, और 11th हाउस जिसको हम हाउस ऑफ गेन्स कहते हैं, आय स्थान कहते हैं, वहाँ पर जुपिटर या गुरु का प्लेसमेंट है, और जो 12th हाउस है वहाँ पर राहु का प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले तो चीज़ है कि जो लग्न है वो टॉरस है, और जिसका कि लॉर्ड जो है वो वीनस होता है, और बच्ची का जो बर्थ हुआ है पुष्य नक्षत्र के चौथे पद में हुआ है। पुष्य नक्षत्र जो है ज्योतिष में बहुत एक
अच्छा नक्षत्र माना जाता है, बहुत ही एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। और जो अ, नाम का जो अल्फ़ाबेट है, बिकॉज हमारा जो भी नक्षत्र हैं उनका हर पद एक अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पुष्य नक्षत्र के चौथे पद को देखें तो उसका जो अल्फ़ाबेट है वो डा है। डा मतलब जो डाली या डॉली या डाल जिसको हम कहते हैं, डा से जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होना चाहिए। और अगर बाई चांस कोई सुटेबल नाम नहीं मिलता डा वर्ड से, तो इस नक्षत्र के जो 3 पद और भी हैं उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं हु, हे, हो, तो एच है, तो उससे भी अगर कोई नाम मिलता है तो वो भी हम रख सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसी बुराई नहीं है। दूसरा यह है कि मंगल का प्लेसमेंट लग्न में है, तो जहाँ तक मांगलिक दोष की डेफिनेशन है वो मांगलिक दोष में ये कवर होता है, मांगलिक दोष की डेफिनेशन में आता है। लेकिन कभी हम लोग चर्चा भी करेंगे कि जो मांगलिक दोष की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति मांगलिक दोष की डेफिनेशन में आते हैं, बट जो भी ये मंगल की पोजीशन है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो इसको हम बहुत एक सीरियस मांगलिक दोष नहीं मानेंगे। दूसरा, जहाँ तक बच्ची का सवाल है, मैंने कहा लग्न जो है वो टॉरस है, उसका जो लॉर्ड है वो वीनस है। ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं, बहुत उनको सुख सुविधाएं जो हैं लाइफ में, जितने भी कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, वो मिलती भी हैं। और वैसे भी लग्न का लॉर्ड वीनस हमारे जो सुख स्थान में प्लेस्ड है, 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो एक त्रिकोण हाउस का लॉर्ड केंद्र में होना बहुत एक राजयोग कारक है। तो वीनस का प्लेसमेंट जो 4th हाउस में है, जो हमारा सुख स्थान है, वो बहुत एक अच्छा प्लेसमेंट है, मैं कहूँगा राजयोग है। तो हर ऐसे व्यक्ति को लाइफ में सारी सुख सुविधाएं बहुत आसानी से मिलती हैं और लाइफ जो है बड़ी कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ रहती है। इसके अलावा जो 3 प्लैनेट हैं, जो खास बात है हॉरोस्कोप की, चंद्रमा है, शनि है और जुपिटर है। मून है, सैटर्न है और जुपिटर है। मून 3rd हाउस में प्लेस्ड है, सैटर्न 9th हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। ये तीनों प्लैनेट जो हैं वो अपनी अपनी राशियों में हैं, और जब प्लैनेट अपनी राशियों में होते हैं तो उनके जो फल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तीनों प्लैनेट की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो शनि है वो योग कारक भी है, क्योंकि वो जो प्लैनेट है वो हमारे त्रिकोण हाउस का भी लॉर्ड है और केंद्र हाउस का भी लॉर्ड है। तो प्लैनेट योग कारक हो जाता है। योग कारक मीन्स कि राजयोग कारक, तो प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। और हम जानते हैं कि जो हमें पोजीशन मिलती है लाइफ में जो स्टेटस मिलता है वो शनि की वजह से होता है। तो शनि यहाँ पर बहुत एक स्ट्रांग प्लैनेट है, बहुत अच्छा एक प्लैनेट है, जिसकी वजह से हमें लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बुध है इस हॉरोस्कोप में, बुध उच्च का है। बुध हमारा नॉलेज का प्लैनेट है, और जो 5th हाउस में प्लेसमेंट है दैट इज आल्सो द हाउस ऑफ नॉलेज, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी आल्सो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड, सब चीज़ें जो क्रिएटिव जो है वो सब होगा, क्योंकि मरकरी की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जो एक बुध आदित्य योग होता है हॉरोस्कोप में, जब सूर्य और बुध की 2 प्लैनेट की आपस में युति होती है, कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर सन और मरकरी की आपस में युति है 5th हाउस में, और जैसे मैंने कहा कि 5th हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। और जो बुध आदित्य योग है वो भी एक इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड योग है, कि जिन व्यक्तियों के हॉरोस्कोप में बुध आदित्य योग होता है, दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। और उसमें भी जो योग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और क्योंकि ये योग हाउस ऑफ इंटेलिजेंस में बन रहा है, तो इसलिए जो बुध आदित्य योग है बहुत
स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर जो है। और इसके अलावा भी मंगल जो है वो 7th हाउस को, जो उसकी अपनी राशि है, उसको देख रहा है। तो जब कोई भी प्लैनेट अपनी राशि को देखता है तो उसमें उस हाउस के लिए वो राजयोग कारक हो जाता है। तो ये हाउस ऑफ मैरिज है, उसके लिए राजयोग कारक हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है 7th हाउस की भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी पोजीशन है हॉरोस्कोप की। और हर तरह से आप देखेंगे कि ये जो भी यहाँ पर हॉरोस्कोप की प्लैनेट की पोजीशन है बहुत अच्छी है। बच्ची जो है बहुत इंटेलिजेंट होगी, हाईली एजुकेटेड होगी, और सब तरह की जो सुख सुविधाएं हैं उसको मिलेगी। बट थोड़ा सा जो नवांश चार्ट है, नवांश चार्ट में कुछ 3 प्लैनेट जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक नवांश चार्ट वीक हो जाता है। बट क्योंकि ये हमारे जो प्लैनेट हैं लग्न चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा बल कम होता है। लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं होता है एक्चुअली में। तो हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक अच्छी पोजीशन है। और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ मिस्टर प्रीत एस जुड़े हुए हैं, अंतरा दास जुड़ी हुई हैं, और वो क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है, अभी क्वेश्चन आए हैं। और डेफिनेटली हम अगले प्रोग्राम में आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रश्न जो है वो पूछना जारी रखिए, और हम उसका जल्दी से जल्दी जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों, दिवाली आने वाली है, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ हम अगले इतवार को फिर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।